बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, Assalamu alaikum. Today we will start our lecture number 22 from the physics of second year. Today's learning objectives are as follows. How does resistance change with temperature? The graph is just for understanding. You need not to draw it. It has been observed that over a wide range of temperature, there is a direct proportionality between temperature and resistivity. Or you may say that there is a direct proportionality between temperature and resistance. If the temperature is further exceeded, then the graph shows a non-linear behavior. Let the resistance of a metal at 0 degree centigrade be R0 and the resistance at T degree centigrade be RT. Note that T is higher than that of 0 degree centigrade. So change in temperature will be obviously final temperature minus initial temperature, and change in T minus 0 equals to T degree centigrade, and change in resistance will be RT minus R0, RT final and R0 initial resistance. It has been found experimentally that this change in resistance RT minus R0 is directly proportional to original resistance. ओरिजिनल रेजिस्टेंस जितनी आप ज़्यादा रखेंगे तो चेंज इन रेजिस्टेंस उतनी ही ज़्यादा आएगी. इसी तरह से चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टू द चेंज ऑफ टेम्परेचर. जितना ज़्यादा टेम्परेचर चेंज करेंगे उतना ही उसमें ये रेजिस्टेंस में चेंज जो है वो ज़्यादा आएगी. कंबाइनिंग दीज टू फैक्टर्स वी ऑब्टेन दिस. जब प्रोपोर्शनैलिटी को आप इक्वलिटी में कन्वर्ट करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है. दिस कांस्टेंट इज नॉट प्रोपोर्शनैलिटी साइन बट इट इज बेसिकली अल्फा. अल्फा इज नोन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस and its value depends upon the nature and temperature of material. Rearranging the above equation, alpha can be written as RT as in the last equation, alpha is equal to RT minus R0 over R0 into T. This equation can be rearranged further as alpha is equal to RT minus R0 over R0 divided by T. ठीक है, मैथमेटिकली मैंने इसको थोड़ा सा एक स्टेप लिया है, आप इसे आसानी से समझ सकते हैं. अच्छा, ऊपर अब न्यूमरेटर में जो फ्रैक्शन है आपके पास, अगर जस्ट RT माइनस R0 हो तो आप उसे पढ़ेंगे चेंज इन रेजिस्टेंस, लेकिन RT माइनस R0 ओवर R0 हो तो इसे आप पढ़ेंगे फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस. तो हम लिख सकते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस ओवर यूनिट टाइम टेम्परेचर. ये फ्रैक्शनल चेंज ली जा सकती है फाइनल रेजिस्टेंस की बेस पर या इनिशियल की बेस पर, लेकिन यहाँ पे इनिशियल या ओरिजिनल रेजिस्टेंस की बेस पे ली जाती है, इसलिए हम ओरिजिनल रेजिस्टेंस से डिवाइड करते हैं, ना कि फाइनल रेजिस्टेंस से डिवाइड करें. तो इस तरह से आपके पास ये डेफिनेशन इसकी आ जाएगी. फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस चूँकि एक यूनिट लेस क्वांटिटी बन जाती है तो जस्ट इसका वही यूनिट होगा जो टेम्परेचर का, और टेम्परेचर का ऐसा यूनिट जो है वो पर केल्विन है. अच्छा स्टूडेंट्स, देखिएगा कि मैंने लिखा है अल्फा इज डिफाइंड एज फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर डिग्री सेल्सियस एज पर केल्विन. देखें टी यहाँ पे किसको ज़ाहिर कर रहा है फार्मूले में, तो आंसर है चेंज इन टेम्परेचर को. आप फर्स्ट ईयर की थर्मोडायनामिक्स में पढ़ चुके हैं कि चेंज इन टेम्परेचर आप केल्विन में लें या सेल्सियस में लें, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों की वैल्यूज़ सेम होती हैं. तो इस लिहाज से आप सेल्सियस में भी ले सकते हैं, केल्विन में भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा यूनिट की जहाँ तक बात है, ऐसा यूनिट टेम्परेचर का आपने हमेशा केल्विन के हिसाब से ही मेंशन करना है, पर केल्विन. पिछली इक्वेशन में हमने अल्फ़ा को लिखा इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस. अल्फ़ा को आप इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी भी लिख सकते हैं. उसके लिए आपको RT और R0 की जो वैल्यूज़ हैं वो सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेंगी. आप ये वैल्यूज़ इनमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखिएगा RT की जगह पे आपके पास
वैल्यू आ गई जो मैंने ऊपर लिखी है, आर नॉट की जगह पे वैल्यू पुट कर रहे हैं, नीचे आर नॉट की जगह पे, फिर टी की जगह पे, तो एल ओवर ए आप देख सकते हैं कि ये कॉमन आ रहा है, तो इसको कॉमन लेके आप यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से। अच्छा, अब उसके बाद ये जो लास्ट में ये इक्वेशन बची है ये भी बेसिकली टेम्परेचर कोफिशिएंट को ही ज़ाहिर करती है, लेकिन ये टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी को ज़ाहिर करेगी। इसको अगर आप रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास बिल्कुल सिमिलर लास्ट एक्सप्लेनेशन के मुताबिक ये चीज़ कन्वर्ट हो जाएगी फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट टेम्परेचर राइज। So we define temperature coefficient of resistivity of conductor alpha as fractional change in resistivity per degree Celsius or per Kelvin rise in temperature, and its SI unit is per Kelvin. What is meant by positive temperature coefficient of resistance and why temperature coefficient of metals is positive? Temperature coefficient of resistance positive कब लिया जाएगा? अगर किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी रेजिस्टेंस बढ़ती है, देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव अ पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसको बिल्कुल ऐसे ही याद रखें कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम बढ़ाने से बढ़े, देन इट इज सेड टू हैव पॉजिटिव एक्सेलरेशन। सिमिलरली उसी तरह से है, अगर किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी रेजिस्टेंस बढ़ती है, देन इट इज सेड टू हैव पॉजिटिव एक्सेलरेशन। व्हाई मेटल्स हैव पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस? स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट ये लाइंस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आज यहाँ पे मेरा लेज़र पॉइंटर अपीयर नहीं हो रहा क्योंकि ऑफिस का मैं ये पुराना वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, इसमें ऑप्शन नहीं है। सो आप जो अंडरस्टैंड करें जो मैं बोल रहा हूँ इसमें कि आर नॉट, ये जो आपके पास लिखा हुआ है, मेटल्स हैव पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बिकॉज इफ द रेजिस्टेंस ऑफ मेटल एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड बी आर नॉट, द रेजिस्टेंस एट t डिग्री सेंटीग्रेड बी आर टी। अच्छा, मेटल्स के केस में आप लोग जानते हैं कि जो आर टी है इट मस्ट बी ग्रेटर देन आर नॉट। आर टी का मतलब है कि हायर टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस, आर नॉट का मतलब है लोअर टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस। क्यों ज़्यादा होगी? आपने पढ़ा था लास्ट वीडियो लेक्चर में कि मेटल्स का जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो एटम्स की वाइब्रेशन मीन पोजीशन पे बढ़ जाती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद द वाइब्रेटिंग एटम्स इंक्रीज कर जाता है, एंड दैट इज व्हाई वी से दैट द रेजिस्टेंस ऑफ मेटल इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। इट मीन्स आर टी इज ग्रेटर देन आर नॉट। अच्छा, अब नीचे अल्फा के फार्मूले में जब आप आर टी को हाई वैल्यू देंगे और आर नॉट को लो वैल्यू देंगे तो ऑब्वियसली आपके पास जो आंसर है वो पॉजिटिव में ही आएगा। तो इस वजह से हम कहते हैं कि मेटल्स हैव पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। व्हाट इज मेंट बाय नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस? ये बिल्कुल लास्ट उसके अपोजिट डेफिनेशन हो जाएगी, यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी रेजिस्टेंस कम होती है, देन सच मटेरियल इज सेड टू हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, एंड सेमीकंडक्टर इज वन ऑफ सच मटेरियल्स। व्हाई they have negative temperature coefficient of resistance? Students, let's say R naught low temperature पे सेमीकंडक्टर की रेजिस्टेंस है, RT हाई टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर की रेजिस्टेंस है। तो याद रखिएगा कि हाई टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस लो टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस से कम होती है। रीज़न क्या है देखिएगा। नंबर 1, सेमीकंडक्टर्स में एटम्स के दरमियान कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो उनके जो कोवलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी थर्मल एनर्जी बढ़ जाती है, और जिसकी वजह से वो कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक करता है। कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक करता है तो सेमीकंडक्टर के जो स्पेसिमेन है उसमें जो करंट की वैल्यू है वो इंक्रीज़ कर जाती है। जब करंट इंक्रीज़ करता है तो आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि ऑब्वियसली वहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज़ कर गई। तो आपने देखा कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस में क्या हो गई, कमी हो गई। इट मीन्स कि आर टी जो हायर टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस है इट मस्ट बी लेसर देन दैट ऑफ आर नॉट। जब आर टी को अल्फा के फार्मूले में आप आर टी लेस पुट करेंगे और आर नॉट ज़्यादा, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा इट विल बी नेगेटिव। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि सेमीकंडक्टर्स हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। थर्ड,
एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एलॉय। एलॉय आप जानते हैं मुख्तलिफ किस्म के मेटल्स को मिलाकर बनाया जाता है। इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है, बहुत लो होता है। इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर बढ़ने से उनकी रेजिस्टेंस पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। यही वजह है कि लैब के जितने भी आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, पोटेंशियोमीटर है, रियोस्टेट है, या इसके अलावा जितने भी आप और देखेंगे स्लाइड बार ब्रिज है, उसमें जो वायर्स वगैरह यूज़ की जाती हैं दीज आर यूजुअली मेड अप ऑफ एलॉयज। क्यों बनाई जाती हैं? ताकि आप जब कुछ मेजरमेंट कर रहे हैं तो इतने लॉन्ग टाइम के लिए जब उसमें से करंट पास हो तो वो हीट अप ना हो, उसकी जो रेजिस्टेंस है वो जो है उस पर फर्क ना हो। Explain the construction of rheostat. How is it used as current controller and potential divider? नंबर 1, देखिएगा रेजिस्टेंस आपके पास दो तरह की होती हैं। कुछ रेजिस्टेंस ऐसी होती हैं जो कांस्टेंट होती हैं, कुछ रेजिस्टेंस वेरिएबल होती हैं। आपने देखा होगा ये अक्सर रिमोट कंट्रोल या जितने छोटे मोटे ये टॉयज़ होते हैं उनमें आपको ये कार्बन रेजिस्टर्स छोटे छोटे नज़र आते हैं जिनके ऊपर कलर्ड रिंग्स बने होते हैं, येलो, ऑरेंज या इस किस्म के डिफरेंट कलरफुल रिंग्स बने होंगे। उन रेजिस्टर्स की जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट होती है। एक दफ़ा जो उनकी वैल्यू सेट कर दी गई है वो वही की वही रहेगी, थोड़ी बहुत उसमें वेरिएशन होती है, नेग्लिजिबल। अच्छा, लेकिन इसके बरक्स कुछ ऐसे रेजिस्टर्स भी हैं जिनकी जो रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट नहीं होती, बल्कि आप उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसको वेरी कर सकते हैं। जिस तरह से आप पंखे की रफ्तार को अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसी तरह से कुछ रेजिस्टर्स ऐसे हैं जिनकी आप वैल्यूज़ को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दीज वेरिएबल्स आर नोन एज वेरिएबल रेजिस्टर एंड रियोस्टेट कैन आल्सो बी यूज्ड एज अ वेरिएबल रेजिस्टर। व्हाट इज़ अ रियोस्टेट? रियोस्टेट इज़ बेसिकली जस्ट अ वायर बाउंड रेजिस्टर। ठीक है, इसमें होता यह है कि जिस तरह आप एक नलकी के ऊपर एक धागे को लपेटते हैं, एक एलॉय की बनी हुई वायर होती है, उसको हम एक इंसुलेटर के ऊपर बाउंड कर देते हैं। इस रियोस्टेट के 3 टर्मिनल्स होते हैं, ए, बी, सी। इन 3 टर्मिनल्स में से जो 2 टर्मिनल्स होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, 2 टर्मिनल ए और बी ये जो है ये फिक्स्ड होते हैं। सी टर्मिनल जो है वो मूवेबल होता है। सी टर्मिनल जस्ट आप इस स्लाइडिंग टर्मिनल को भी कह सकते हैं, या ये जो आपके सामने एक रॉड सा बना हुआ है और इस रॉड के साथ मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये जो आपके सामने ये सारा रॉड बना हुआ है, इस रॉड के अगर एंड पे देखें दूसरी साइड पे, यहाँ पे एक आउटसाइड पे एक टर्मिनल निकला हुआ है। इस टर्मिनल को यूज़ कर लें, यानी कि जो सर्किट की वायर है यहाँ इस बाहर निकले हुए हिस्से से आप कनेक्ट कर दें या इस मूव करते हुए हिस्से से कनेक्ट कर दें, एक ही बात है। दोनों को आप सी टर्मिनल के नाम देंगे। अच्छा, अब उसके बाद यानी कि 2 टर्मिनल इसके फिक्स हैं और 2 जो है वो मूवेबल हैं। तो ये जो आपको ये वाइट कलर का यहाँ पे ये नज़र आ रहा है ये पोर्शन, ये बेसिकली इंसुलेटर था। इस इंसुलेटर के ऊपर हमने ये जो ब्लैक कलर की आपको ये नज़र आ रही है, ये एक एलॉय की बनी हुई वायर होगी, जो है हमने नलकी की मानद इसको ऊपर लपेट दिया। और ये जो आपको कंटेक्ट्स नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली मेटल के बने होते हैं और इन कंटेक्ट्स के साथ हम एक्सटर्नल सर्किट की वायर्स को आकर कनेक्ट करते हैं। अब कितने टर्मिनल किस पर्पज़ के लिए यूज़ होंगे ये डिपेंड करता है कि आप रियोस्टेट को किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने इसको करंट कंट्रोलर के तौर पे यूज़ करना है तो जस्ट इसके 2 टर्मिनल्स यूज़ करेंगे। अगर आपने इसको पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे यूज़ करना है तो आप इसके तीनों टर्मिनल्स को यूटिलाइज़ करेंगे। पहले हम इसका यूज़ देखते हैं जस्ट एज ए करंट कंट्रोलर। द रेजिस्टेंस आप जानते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के। द वन ऑफ द 2 फिक्स टर्मिनल्स ए एंड आर बी एंड स्लाइडिंग टर्मिनल सी इज़ यूज फॉर दिस पर्पस। ठीक है, सी तो यूज़ करना ही करना है। फिक्स टर्मिनल में से या तो आप ए यूज़ कर लें या बी यूज़ कर लें। द लेंथ बिटवीन सी एंड द फिक्स टर्मिनल कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज बाय मूविंग द स्लाइडिंग टर्मिनल। ठीक है, लेट वी यूज टर्मिनल ए एंड टर्मिनल सी। यहाँ पे सी मिसिंग था, वो लिख लीजिएगा। When the C is moved towards A, the length is decreased and the resistance is also decreased. अच्छा, इसको देखिएगा कैसे, इसको when the C is moved towards A, चलें यहाँ से देख लें, इस डायग्राम से देख लें।
जी। अच्छा, इसमें आप देख सकते हैं कि इस फिगर में अगर आप देखें तो आपके पास टर्मिनल्स मौजूद हैं। इनको अच्छा चलें एक दफ़ा हाईलाइटर दोबारा सॉरी मुझे ऑन करना। अच्छा, इसमें ये टर्मिनल लेट से आपके पास ए है, ये टर्मिनल जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये टर्मिनल जो है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ लेट से ये बी है, और ये टर्मिनल जो है ये लेट से सी है। अब आपने क्या कर देना है, सबसे पहले तो ये जो वोल्टेज सोर्स है इसका एक टर्मिनल इन दो फिक्स में से किसी एक के साथ आपने कनेक्ट कर देना है। जैसे मैंने यहाँ पर ये ए के साथ किया, ये आपको येलो में ये नज़र आ रहा है, ये सारा ये टर्मिनल मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया। जो इसका दूसरा टर्मिनल था इस ईएमएफ के साथ लगा हुआ, उसके साथ मैंने बल्ब लगा दिया, ये बल्ब रास्ते में लगा हुआ है, और बल्ब से होता हुआ ये टर्मिनल किससे हमने कनेक्ट कर दिया, स्लाइडिंग टर्मिनल से। अब आप देख सकते हैं ये जो बी टर्मिनल था इसको यूज़ नहीं किया गया। अच्छा, अब अगर आप इस स्लाइडिंग टर्मिनल को आप सी का नाम दे दें, अगर आप करंट का जो पाथ है उसको यहाँ पे नोट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि करंट का पाथ मैं यहाँ पे आपको बना के शो कर देता हूँ। करंट का पाथ क्या बनेगा, लेट्स से यहाँ से ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, ये पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जाएगा, इस वायर से होता हुआ यहाँ से जाएगा, और यहाँ से इन जो वायर्स हैं ये मैग्नेट के इनमें घूमता और यहाँ से स्लाइडिंग टर्मिनल से होता हुआ इधर चला जाएगा, और इधर से होता हुआ ये बल्ब, और बल्ब से होता हुआ यहाँ तक दोबारा वापस आ जाएगा। तो इस तरह से इसका पाथ क्लोज हो गया। आप देख सकते हैं कि वो बी टर्मिनल की तरफ यानी ये वाला हिस्सा उसने मूव नहीं किया। अच्छा, अब अगर मैं इस स्लाइडिंग टर्मिनल को मूव करूँगा टूवर्ड्स पॉइंट ए यानी इस पॉइंट की तरफ, तो आप देख सकते हैं कि जब ये मूव होके आगे आ जाएगा, फॉर एग्जांपल ये स्लाइडिंग टर्मिनल अब यहाँ पे आ गया, अब करंट का जो पाथ है वो शार्ट हो जाएगा, क्योंकि स्लाइडिंग टर्मिनल के बाद अगर स्लाइडिंग टर्मिनल इस नई जगह पे आता है तो अब वो इतना हिस्सा उसे कवर नहीं करना पड़ेगा, लेंथ कम हो गया। अगर लेंथ जब इसका मतलब है कौन सा लेंथ करंट ने पास किया, तो आंसर है सिर्फ ये वाला हिस्सा पास किया। अब पिछले केस में वो कितना पास कर रहा था, यहाँ से लेकर यहाँ तक पास कर रहा था, ज़्यादा लेंथ पिछले केस में, लेकिन जब आप सी को ए की तरफ मूव करवा रहे हैं तो अब वो जो लेंथ है जो कंडक्टर की वो कम हो गई, तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगी, रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब है कि स्लाइडिंग टर्मिनल को आप जैसे जैसे इस पॉइंट की तरफ मूव करवाएंगे तो उससे होगा क्या कि रेजिस्टेंस कम होगी, और जो है आपके पास जो करंट है वो ज़्यादा हो जाएगा और ये ज़्यादा ग्लो करना लग जाएगा। तो इसको ज़रा देखते हैं कि क्या ऐसा ही होता है। सी टर्मिनल को मूव करवाया गया, देखें अब ए की तरफ जितना ज़्यादा मूव करवा रहे हैं रेजिस्टेंस कम होती जा रही है, उतना ही जो बल्ब है वो ज़्यादा ग्लो कर रहा है। अब इसको मैं वापस लाता हूँ, जैसे ए की तरफ लेकर जाऊंगा तो वो ज़्यादा कम पाथ कवर करेगा, जब मैं उसे वापस दूर लेकर जाता हूँ, अब मैंने टर्मिनल्स को चेंज कर दिया, यहाँ से कोई से भी दो यूज़ किए जा सकते हैं। अब इसके बरक्स होगा, ये आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, कोई से भी दो टर्मिनल, ठीक है जी। नेक्स्ट स्लाइड। रियोस्टेट को पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे भी हम यूज़ कर सकते हैं। पोटेंशियल डिवाइडर का क्या मकसद है, इसका मकसद ये है कि आपके पास लेट से 220 वोल्ट आ रही है और आप चाहते हैं कि आप 110 वोल्ट आगे प्रोवाइड करें, तो इस मकसद के लिए हम जो सर्किट यूज़ करते हैं वो पोटेंशियल डिवाइडर है। वो इसका एक्चुअली वो करता क्या है कि वो जो कांस्टेंट सोर्स है उसकी जो वोल्टेज है उसको वेरी कर सकता है। जिस तरह मैंने लास्ट टाइम आपको कहा, जिस तरह हम पंखे की रफ्तार को कम ज़्यादा कर सकते हैं, पोटेंशियल डिवाइडर में हम वैसे ही वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आवर नीड। इसमें हमें कुछ डेरिवेशन करनी पड़ेगी।
लेट्स से आपके पास एक रियोस्टेट है। रियोस्टेट यहाँ तीन, नंबर 1 याद रखिएगा कि जब पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे यूज़ करते हैं तो तीनों टर्मिनल्स को यूटिलाइज किया जाता है। सबसे पहले आप ए और बी टर्मिनल के दरमियान एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर देंगे। उस वोल्टेज सोर्स की वजह से करंट आई इस्टेब्लिश हो जाएगा। लेट कर लें कि जो वोल्टेज सोर्स की थी वो वी थी और जो वो उस पूरी वायर जो कि उस रियोस्टेट के ऊपर लपेटी हुई है उस पूरी वायर की रेजिस्टेंस लेट से कैपिटल आर है। तो ओहम लॉ के मुताबिक उस पूरी वायर में से गुजरने वाला करंट कितना होगा? तो आंसर है I इज इक्वल टू वी ओवर आर, जैसे आप यहाँ भी देख सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल इस BC वाले पोर्शन को आप थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें, यानी अभी सिर्फ यानी कि अभी आप इस पोर्शन को इग्नोर कर दें, अभी इसको ना देखें, ठीक है। बाकी आप सारे को यहाँ पे आपने V वोल्टेज अप्लाई की सोर्स के ज़रिए और इसमें से जो करंट है वो ऐसे फ्लो करने लग गया, ठीक है। और इस पूरी वायर, ये जो रेजिस्टेंस है ये शो कर रही है रेजिस्टेंस ऑफ रियोस्टेट। अच्छा, अब इसके बाद आप आ जाएं नेक्स्ट पेज। अच्छा, अब नेक्स्ट हम ये करते हैं, ये जो स्लाइडिंग टर्मिनल है ये फ़र्ज़ कर लें अब मैंने यहाँ पे इसको कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अब स्लाइडिंग टर्मिनल, और मैं यहाँ से पेन ऑन कर लूँ। अच्छा, अब ये स्लाइडिंग टर्मिनल यहाँ पे मौजूद था। अब स्लाइडिंग टर्मिनल और इस बी पॉइंट के दरमियान ये जो रेजिस्टेंस है इसको आप नाम देंगे RBC की, ठीक है। अब जो बल्ब होगा वो बल्ब आप यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। अब बल्ब के दोनों टर्मिनल, आप एक टर्मिनल यहाँ से स्लाइडिंग से और एक टर्मिनल यहाँ बी टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। और अब जो है आप इस स्लाइडिंग टर्मिनल को आप राइट लेफ्ट मूव करवा के RBC की वैल्यू को कम या ज़्यादा करेंगे और उस बेस पर वोल्टेज कम या ज़्यादा होगी। हम डेरिवेशन करते हैं, फिर हमें आइडिया हो जाएगा कि RBC बढ़ने से वोल्टेज पे क्या फ़र्क आता है और कम होने से। देखिएगा, लेट RBC बी द रेजिस्टेंस ऑफ द पोर्शन BC। टोटल की जो रेजिस्टेंस थी वो R थी और BC पोर्शन की जो रेजिस्टेंस है वो RBC है। द करंट पासिंग थ्रू दिस पोर्शन इज आल्सो I, क्योंकि करंट जो है एक ही रास्ता है, चाहे वो पूरे में से गुजरेगा चाहे आधा टुकड़ा डालें तो करंट ने उतना ही गुजरना है वहाँ से। या दूसरे लफ्ज़ों में आप ये सेलेक्ट कर लेंगे दोनों सीरीज़ में है, पोर्शन हो या कंप्लीट हो, तो लिहाजा करंट यहाँ पे सेम होगा BC के क्रॉस भी। अगर टोटल में से I है तो BC में से भी गुजरने वाला करंट जो है वो I ही होगा। तो यहाँ पे अगर मैं ओहम लॉ लगाता हूँ तो ओहम लॉ के मुताबिक जो VBC है वो मेरे पास इक्वल आ जाएगा IRBC के। I की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी हमने पहले ड्राइव कर चुके हैं, तो उसके बाद I की वैल्यू पुट करते हैं तो मेरे पास ये आ गया। यहाँ पे जो मैंने ब्रैकेट में लिखी है ये चीज़ें कांस्टेंट हैं, ठीक है। V की वैल्यू अप्लाइड वोल्टेज है, R टोटल उसकी रेजिस्टेंस ही वो भी कांस्टेंट है। हाँ, ये जो पोर्शन है RBC ये स्लाइडिंग टर्मिनल के साथ है, आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप RBC को ज़्यादा करेंगे तो इक्वेशन आपको बता रही है कि वोल्टेज भी ज़्यादा हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर RBC को कम करेंगे तो वोल्टेज भी कम हो जाएगी। अब RBC को आप जो है कम कैसे कर सकते हैं? तो आंसर है, जब ये स्लाइडिंग टर्मिनल जो C है इसको मूव करते हैं टूवर्ड्स B तो लेंथ ऑफ वायर BC डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। जैसे ये प्रीवियस उसमें देख लें, अगर आप इस C को मूव करेंगे B की तरफ तो ये जो लेंथ दरमियान में होगी ये कम हो जाएगी। आप सिर्फ इसी रेड लाइन को फोकस करें, आप सिर्फ ये वाला हिस्सा यूज़ कर रहे हैं तो ये अब यहाँ से आप इजीली ऐसे समझ सकते हैं। एक वीडियो भी देख लें इसमें। सबसे पहले तो आपने वोल्टेज सोर्स के दोनों टर्मिनल फिक्स टर्मिनल से कनेक्ट कर देने हैं। अब जो बल्ब होगा उसका एक टर्मिनल आपने किसी भी एक फिक्स टर्मिनल से कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसे यहाँ पे कनेक्ट कर दिया हमने, और उसका जो दूसरा टर्मिनल है वो आपने स्लाइडिंग टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है। डायरेक्ट यहाँ पे भी किया जा सकता है या इसकी वो साइड वाले इस पर भी किया जा सकता था। अच्छा, अब हम देखते हैं जी, आप देख सकते हैं कि जब इसको ये दूर मूव करवाया गया तो ये बेसिकली आप इसको दूर का मतलब ये है ना कि मैंने आपसे कहा था कि चलें एक मैं हाइलाइटर ऑन कर लूँ यहाँ से जी। ये जो टर्मिनल है ना, ये टर्मिनल है आपका A टर्मिनल, ये टर्मिनल है आपका B टर्मिनल। जब आप इसको मूव करवाते हैं टुवर्ड्स A
तो फिर इसका मतलब है ये जो बी और इस सी के दरमियान ये जो लेंथ होती है ये इंक्रीज़ कर जाती है। जब लेंथ इंक्रीज़ करेगी तो आर बी सी भी इंक्रीज़ करेगी। जब आर बी सी इंक्रीज़ करेगी तो आपने पढ़ा था कि वोल्टेज इंक्रीज़ करेगी, और जब वोल्टेज इंक्रीज़ करेगी तो बल्ब का ग्लो ज़्यादा होगा। तो आप देख रहे हैं कि जब जब ये इसको इस डायरेक्शन में मूव करवाता है तो वोल्टेज ज़्यादा हो जाती है और ये जो ग्लो है इसमें ज़्यादा है। एक दफ़ा फिर से आप देख लें, दोबारा इसे देखिएगा। हम सी टर्मिनल को मूव करवा रहे हैं टुवर्ड्स बी टर्मिनल। तो जैसे जैसे ये बी की तरफ मूव करवाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ती जाती है और वोल्टेज भी बढ़ती जाती है। तो इस तरह से हम इसे वोल्टेज स्लाइडर के तौर पे जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।